पानी हमें जिंदगी देता है, चाहे बात करें विशालकाय समुद्री जीवों की या फिर बात हो हम जैसे बुद्ध जीव इंसानों की। पेड़ पौधे, पशु पक्षी से लेकर सूक्ष्म बैक्टीरिया तक आज आप धरती पर जिन भी जीवित प्राणियों को देखते हो उन सब का वजूद पानी के बिना संभव ही नहीं हो पाता। इनफैक्ट धरती की अधिकांश सतह पानी से ढकी हुई है और इसी कारण इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि जो धरती अपने जन्म के वक्त धधकते हुए आग की लपटों से झुलस रही थी, जिसके चारों ओर केवल पिघले लावा थे और उल्का पिंड जिस पर अपना कहर बरसा रहे थे, उस धरती पर इतना सारा पानी आया तो आखिर कहां से आया? हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर पानी यानी कि H2O तरल अवस्था में मौजूद है और इसका कारण है धरती की सूर्य से दूरी। धरती हैबिटेबल जोन में आती है, ना तो सूरज से ज्यादा दूर ना ही तो सूरज के ज्यादा करीब, और इसी कारण धरती का पानी ना तो भाप बनकर उड़ जाता है ना ही तो बर्फ की तरह जम जाता है। इसके अलावा धरती का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पानी को तरल अवस्था में बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन दोस्तों ये तो बात रही कि क्यों धरती पर पानी तरल अवस्था में मौजूद है। हमारा मुख्य सवाल तो ये है कि धरती पर मौजूद पानी आखिरकार कहां से आया? धरती पर पानी का ओरिजिन आज भी रिसर्च का एक मुद्दा है और इस दिशा में वैज्ञानिक लगातार खोजबीन करते जा रहे हैं। इन खोजबीनों को आधार बनाते हुए वैज्ञानिकों ने कुछ थ्योरीज हमारे समझ रखी हैं, जो ये एक्सप्लेन करती हैं कि धरती पर पानी का ओरिजिन किस प्रकार से हो सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जानने से पहले कि धरती पर पानी कहां से आया, इससे पहले हमें जानना होगा कि ब्रह्मांड में पानी आखिरकार बना तो कैसे बना। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले जब बिग बैंग धमाका हुआ तो हाइड्रोजन वो पहला एटम था जो हमारे ब्रह्मांड में बना। हाइड्रोजन के बाद हीलियम एटम का फॉर्मेशन हुआ। इन्हीं दो एलिमेंट्स ने तारों की रचना की और हमारा पूरा ब्रह्मांड जगमगा उठा। अब जैसा कि हम जानते ही हैं कि जिस चीज की शुरुआत हुई है उसका अंत होना तो लाजमी है, तो ये तारे सुपरनोवा विस्फोट में खत्म हो जाते हैं। आपको बता दें कि तारों की कोर में हद से ज्यादा प्रेशर होने के कारण इनके अंदर नए नए एलिमेंट्स की रचना हुई। यही एलिमेंट्स सुपरनोवा विस्फोट के दौरान तारों की कोर से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। तारों की कोर में बनने वाले एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट ऑक्सीजन भी था। अब जैसे जैसे ब्रह्मांड और बूढ़ा होता गया, यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O कंपाउंड बनाती है। वही H2O जिसके बिना आपकी और हम सबकी जिंदगी अधूरी है। ब्रह्मांड की रचना के अरबों साल बाद जब हमारे सौर मंडल का निर्माण हो रहा था तो उस वक्त सूर्य के आसपास डस्ट के बहुत सारे पार्टिकल्स फैले थे और उन डस्ट के पार्टिकल्स के साथ H2O कंपाउंड भी मौजूद था। डस्ट के पार्टिकल्स जब गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़कर धूल की चट्टानों में बदलने लगे तो उन धूल की चट्टानों में यही H2O कंपाउंड पानी के रूप में मौजूद रहा होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। अब पानी का कंडेंसेशन टेम्परेचर हमारे सोलर सिस्टम के पथरीले ग्रहों में मौजूद बाकी अन्य एलिमेंट्स जैसे कि सिलिकॉन और आयरन से कम है। मतलब कि पानी सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी अधिकतर एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स के मुकाबले जल्दी भाप में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती समय में जब सूर्य और ग्रहों की रचना हो रही थी तब सूर्य के चारों तरफ प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क थी। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का वो एरिया जो सूरज के पास था और जहां पर पथरीले ग्रह बन रहे थे वो भाग बेहद ही गर्म था। अब अगर उस समय पानी यानी कि H2O किसी रूप में रहा भी होगा तो भी क्योंकि पानी बहुत जल्दी भाप में बदल जाता है तो जाहिर तौर पर उतने ज्यादा तापमान में धरती की बनावट के साथ धरती या किसी अन्य उल्का पिंड या चट्टान पर पानी तरल या बर्फ के रूप में तो इकट्ठा हुआ नहीं होगा। लेकिन सोलर सिस्टम की शुरुआत के कुछ अरब साल बाद जब ग्रह बन चुके थे और सूरज थोड़ा बूढ़ा हो चुका था तब तापमान में इतनी गिरावट आ चुकी थी कि पानी बर्फ में बदलकर किसी पिंड पर एग्जिस्ट कर सकता था। सोलर सिस्टम के शुरुआती उस समय में वो एरिया जहां पर बर्फ एग्जिस्ट कर सकती थी उसे फ्रॉस्ट लाइन कहा जाता है। ये फ्रॉस्ट लाइन आज के समय सोलर सिस्टम के 2.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 3.1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच आती है। आपको बता दें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट धरती और सूरज के बीच की दूरी के बराबर होती है। एस्ट्रॉयड बेल्ट भी इसी फ्रॉस्ट लाइन के अंदर आती है। इसका मतलब ये कि फ्रॉस्ट लाइन के अंदर या फिर फ्रॉस्ट लाइन के बाहर अगर पानी के मॉलिक्यूल्स किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे तो वे बर्फ बनकर इन जगहों के पिंडों में मौजूद ही होंगे। तो हो सकता है कि इस रीजन के अंदर या फिर इस रीजन के बाहर मौजूद सारे एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स व धूल की चट्टानों में बर्फ प्रेजेंट हो और यही धूल की चट्टान व एस्ट्रॉइड धरती पर जोरदार धमाका कर अपने साथ जीवन को पनपने के लिए सबसे अहम चीज जो कि पानी है उसे अपने साथ लेकर आते होंगे। हालांकि ये पानी धरती पर एग्जैक्टली कब आया था ये आज भी एक क्वेश्चन मार्क है जिसका जवाब वैज्ञानिक तलाश कर रहे हैं। एक हाइपोथेसिस के अनुसार आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती अपने आसपास मौजूद बर्फीली धूल की चट्टान जिनमें पानी था उनके मिलने के साथ और बड़ी होती गई।
माना जाता है कि उस समय धरती का आकार आज की धरती के आकार के लगभग 60% से लेकर 90% तक था। हाइपोथेसिस के इस सिनेरियो में माना जाता है कि जब शुरुआत में धरती का निर्माण हुआ था तो धरती के आसपास के सारे धूल के चट्टान जिनमें पानी मौजूद था वो समय के साथ धरती की ग्रेविटी के कारण उसमें मिलते गए। इसके अलावा कई सारे एस्ट्रॉइड्स व छोटे पत्थर जो धरती से दूर थे जिनमें पानी था वो भी धरती से टकराते गए और अपने साथ पानी की ढेरों मात्रा धरती पर जमा करते गए। इस हाइपोथेसिस को इतना सपोर्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि कार्बोनेशियस कॉन्ड्रिट मीटियोरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स फ्रॉम वेस्टा में मौजूद पानी के आइसोटोपिक रेशियोज मिलते जुलते हैं। आपको बता दें कि ये दोनों ही सौर मंडल के एस्ट्रॉइड बेल्ट से उत्पन्न होते हैं। अब ये आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। कई जियोलॉजिकल स्टडीज से ये पता चलता है कि धरती पर पानी एस्ट्रॉइड्स ही लेकर आई थे। इसके अलावा 4.5 अरब साल पुराने 2 मीटियोरॉइड्स धरती पर मिले हैं जो पानी को होल्ड करते हैं। यही नहीं, ऐसी ढेरों और भी चीजें हैं जिनसे ये पता चलता है कि धरती पर पानी सोलर सिस्टम में ही मौजूद एस्ट्रॉइड्स व वाटर होल्ड करने वाले धूल के अन्य चट्टानों से ही धरती पर आया था। यहाँ तक कि अपोलो 15 और अपोलो 17 मिशन के दौरान चांद से कलेक्ट किए गए सैंपल्स भी इसी चीज को सपोर्ट करते हैं और इंडिकेट करते हैं कि धरती पर पानी चांद के बनने से पहले ही था। अब इस हाइपोथेसिस के साथ दिक्कत ये है कि धरती के वातावरण में मौजूद नोबल गैस के आइसोटोप रेशियो धरती के मेंटल लेयर से मेल नहीं खाते, जो इस ओर इशारा करते हैं कि धरती के ये दोनों पार्ट्स अलग अलग सोर्सेज से बने होंगे। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वैज्ञानिकों ने हमारे समक्ष एक लेट विनीर थ्योरी पेश की है, जिसके अनुसार धरती पर पानी चांद के बनने के बाद ही आया था। हालांकि धरती की बनावट से जुड़ी जितनी भी जानकारी अभी तक वैज्ञानिकों के पास है, उसके हिसाब से अगर चांद के बनने के बाद एस्ट्रॉइड्स, धूल की चट्टान या जो भी मटेरियल धरती पर जमा हुए होंगे तो उसमें पानी की मात्रा बेहद अधिक रही होगी। अर्ली सोलर सिस्टम के मॉडल्स ये दर्शाते हैं कि बर्फीले एस्ट्रॉइड्स जिनमें पानी की मात्रा भरपूर होगी वे चांद के बनने के बाद धरती पर पानी लेकर आए होंगे। अब धरती पर पानी की उत्पत्ति को लेकर एक तीसरी हाइपोथेसिस भी है जो ये दावा करती है कि धरती पर अधिकांश पानी उसी टकराव के साथ आया था जिस टकराव ने हमारे चांद की रचना की थी। साल 2019 के एविडेंस से ये पता चलता है कि धरती के मेंटल लेयर में मौजूद मोलिडेनम आइसोटोपिक कंपोजिशन सोलर सिस्टम के बाहर का मटेरियल है। इसी एविडेंस को बेस बनाकर ये कहा जा रहा है कि धरती पर पानी उसी टकराव के साथ आया था। इस थ्योरी के अनुसार थिया, जो आज से 4.5 अरब साल पहले धरती से टकराया था और जिसके कारण चांद की बनावट हुई थी, वो थिया हमारे इनर सोलर सिस्टम या एस्ट्रॉइड बेल्ट में नहीं बना था बल्कि आउटर सोलर सिस्टम में बना होगा और पानी व कार्बन के मटेरियल अपने साथ धरती पर लेकर आया होगा। ये तीनों की तीनों हाइपोथेसिस बेहद ही रोचक हैं। क्या चांद के बनने से पहले ही धरती पर पानी मौजूद था या चांद के बनने के बाद धरती पर पानी आया, या फिर क्या चांद की बनावट के साथ ही धरती पर पानी आया? हमें ये तो पता है कि धरती पर पानी सोलर सिस्टम में मौजूद मटेरियल्स जैसे कि कॉमेट्स इत्यादि से आया होगा, लेकिन ये पानी एग्जैक्टली कब आया था ये आज भी अनजान है और वैज्ञानिक अभी तक इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। जब धरती नई और आज के मुकाबले छोटी थी तब अगर उस समय धरती पर पानी मौजूद रहा होगा तो वो अंतरिक्ष में बेहद ही आसानी से लीक हो जाता होगा। माना जाता है कि हल्के एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम धरती के एटमॉस्फेयर से लीक करते होंगे। रिसर्च ये बताती है कि धरती ने लगभग एक महासागर जितना पानी लीक होकर खोया है। इस समय अगर धरती पर थोड़ी बहुत मात्रा में पानी मौजूद भी रहा होगा तो वो चांद की रचना करने वाले इम्पैक्ट से जरूर ही प्रभावित हुआ होगा। जिस प्लैनेट के टकराव से चांद बना उस इम्पैक्ट ने धरती की क्रस्ट और उसके अपर मेंटल लेयर को भाप में बदल दिया और नई धरती के चारों तरफ रॉक वेपर का एटमॉस्फेयर बना दिया। रॉक का ये वेपर समय के साथ ठंडा हुआ और अपने पीछे छोड़ गया वोलेटाइल मटेरियल्स, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेज के मिक्सर का एटमॉस्फेयर धरती के चारों तरफ बनाया। एटमॉस्फेयर बनने के बाद यूं तो धरती की सतह का तापमान 230 डिग्री सेल्सियस तक रहा होगा, लेकिन तब भी तरल पानी के ओशियंस धरती पर रहे होंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से बने एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतने ज्यादा टेम्परेचर में भी पानी को तरल अवस्था में रख रहा था। खैर दोस्तों, जो भी हो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो पानी आज आप पीते हो वो पानी एक समय पर हमारे सौर मंडल में ही मौजूद किसी एस्ट्रॉइड, धूल की चट्टान या फिर किसी और मटेरियल में था। अब उस एस्ट्रॉइड से आपके गिलास तक पानी का सफर सच में ही रोमांचक रहा और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो पानी मौजूद है वो भी उन्हीं एस्ट्रॉइड से आया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।